आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो है कि वो आपका हिंदी से है और निर्देश दिए हुए एक और दो का। नीचे दिए गए वाक्यों में से काले शब्द के पर्याय के लिए चार चार विकल्प दिए हुए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का पर्यायवाची ये दिए हुए हैं कि रेगिस्तान में जल की दो बूंद भी अमृत के समान है। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि गांव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। स्वावलंबी का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निर्देश ये दिए हुए निर्देश है 3 और 4 का। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी शब्द का चयन कीजिए। विलोमार्थी यानी विलोम शब्द आपको बताना है। यहां पे देखिए विलोम जो है वो अंधकार का विलोम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। अंधकार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अंधकार का विलोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? तो देखिए आध्यात्मिक का जो विलोम होता है वो क्या होता है? भौतिक। भौतिक जो फ्रेंड ये आध्यात्मिक का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, शिष्य का तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? निर्देश में दिया हुआ था 5 और 6 का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया हो और उसी रूप में अभी भी उपयोग कर रहे हैं, उसे हम सभी तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या है? जो संस्कृत से भाषा लिया गया हो और बाद में जो कि परिवर्तन हो गया, हिंदी में जाके परिवर्तन हो गया हो, उसे हम सभी तद्भव कहते हैं। शिष्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शिक्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वनिक का तद्भव क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बनिया। वनिक का तद्भव जो होगा फ्रेंड वो बनिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला निर्देश दिए हुए 7 और 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव का सही तत्सम शब्द है? नमक का तत्सम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लवण होगा, नमक का। अगला क्वेश्चन है, सत्य सही का तत्सम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सप्त सती होगा, सत्य सही का तत्सम। अगला निर्देश देखिए क्या दिए हुए हैं। अगला निर्देश जो दिए हुए हैं वो 9 और 10 का दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? चलिए इसमें आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अप्रत्याशित लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना, भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम सभी कह सकते हैं ये है 7वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है भारत का। प्रथम स्थान पे कौन सा है? रूस है, याद रखिएगा आप सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पे है और जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है, याद रखिएगा आप सभी। और दूसरे स्थान पे अपना भारत देश है जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है? इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पंजाब। पंजाब राज्य की सीमा जो है समुद्र तल से नहीं छूती है, जबकि गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी जो है कि समुद्र तल से सटे हुए राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो ये आय जो होती है फ्रेंड वो जिला परिषद को आय होती है, याद रखिएगा आप सभी। किसे आय होती है? जिला परिषद को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कहां पे है? विजय घाट में, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां है तो हम सभी क्या कह सकते हैं? विजय घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है। तो देखिए सुएज नहर जो जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मसालों की रानी किसे कहते हैं फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मसालों की रानी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? इलायची को। देखिए इलायची को हम सभी मसालों की रानी कहते हैं, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है फ्रेंड? तो इनमें से कौन सी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है?
तो जैसे हमसे को बताएंगे देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, जबकि कानपुर क्या है, ये एक शहर है ना कि राजधानी है। कानपुर कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि संकेत जो आपको बड़ी ब्रैकेट में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं ये किसका सूचक है। तो ये सूचक जो है फ्रेंड ये पूल का सूचक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी ब्रैकेट की तरह जो आपको सूचक दिखाई संकेत दिखाई दे रहे हैं ये किसका सूचक है, तो पूल का सूचक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे हिटलर। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो हिटलर इसके संस्थापक थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। देखिए विश्व हिस्ट्री और विश्व जीके को थोड़ा सा कवर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहां से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको पता होंगे कि दिन ए इलाही नामक धर्म जो शुरू किया गया था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, अकबर मुगल वंश का शासक था जो कि प्रसिद्ध शासक भी माना जाता है इसे, और इसी ने दिन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। और इसे सबसे पहले स्वीकार करने वाला हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले इस धर्म को स्वीकार भी किया था। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे क्रूर शासक था जिसे जिंदा पीड़ के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल कौन थे, तो टोडरमल जो थे इसके वित्तीय मंत्री कह सकते हैं अकबर के। शेरशाह सूरी वंश के थे जो कि बिहार के शासक थे, और इसी ने हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में अपना धाक जमाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो देखिए गरीब नवाज जो कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि कुतुब मीनार कहां है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा, कुतुब मीनार कहां पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दिल्ली में। देखिए फिर कुतुब मीनार जो है ये कहां पे है, दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ध्यान रखिएगा, पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे या दामाद कह लीजिए, उसी ने इसके कार्य को पूरा करवाया था। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोथल। लोथल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर है। लोथल है गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर, और इसके खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव लोथल के खोजकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता ये सबसे बड़ी सभ्यता थी भारत और पाकिस्तान की। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम सभी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है। तो देखिए ग्राम पंचायत जो कार्य नहीं करती है, संपत्ति कर का निर्धारण, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। जबकि प्राथमिक विद्यालय की देखभाल करना, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण करना, ये सभी ग्राम पंचायत का कार्य है। जबकि कार्य नहीं है संपत्ति कर का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि फहायान कहां का निवासी था फ्रेंड। फहायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये फहायान जो है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये चीनी भिक्षु थे, चीन के निवासी थे फहायान। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो देखिए सहरिया जनजाति जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, राजस्थान राज्य में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो है सहरिया जनजाति वो अपने राजस्थान में देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को जो दर्शाया जाता है ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस रंग से दर्शाते हैं, तो लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है मानचित्र में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे चीन। देखिए चीन जो है फ्रेंड ये सिल्क रेशम जिसे कहते हैं हम सभी, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चाइना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये बन रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है फ्रेंड। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि अनुमंडला अधिकारी। फिर अनुमंडला अधिकारी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं इसका निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। जंप बॉल जो शब्द जो है फ्रेंड ये किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फिर आपको बताऊंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था, 1885 में। यानी ऑप्शन में बी को टिक कर सकते थे। 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कास्टर वीडो। कास्टर वीडो जो फ्रेंड ये आकृति जो है भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो इसमें एक ऊंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? तो एक ऊंट होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी जो है वो खड़ी फसल है। चना, गेहूं, सरसों, ये सभी क्या है? ये रबी फसल है। जबकि मक्का क्या है अपना? ये खड़ी फसल है। जैसे मक्का हो गए, धान हो गए, जो कि बरसात के मौसम में बोया जाता है, उसे हम सभी खड़ी फसल कहते हैं। और ये आपका जो है कि जैसे कि आपका ठंडी के सीजन में जो बोए जाने वाले हैं वो गेहूं, चना, सरसों, तिलहन वाला जो भी है वो सभी क्या है? अपना रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो ये काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। तो इससे घर जो बने होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं फ्रेंड? तो बर्फ के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? कोलकाता थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। कब? 1912 में। इसमें के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसी के समय में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी और इससे पहले इसकी राजधानी कोलकाता थी। इसका प्रस्ताव रखा गया था 1911 में और फाइनली 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित कर सकता है। तो फिर आपको पता होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो देखिए लाल त्रिकोण का जो संबंध है परिवार कल्याण से संबंधित है लाल त्रिकोण। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या है? कंटूर रेखा दर्शाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है कंटूर रेखा। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसे दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है कि प्रथम नागरिक भी होता है देश का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? जैसे कि आप सभी ये देख सकते हैं, ये क्या है? पूरा पृथ्वी का ग्लोब है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम सभी किसे कहते हैं? जो रेखा पूरे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है उसे हम सभी क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पश्चिम और पूर्व भागों में बांटती है उसे हम सभी क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो कौन सा शहर निकट है भूमध्य रेखा का? तो हम सभी कह सकते हैं विशाखापट्टनम। और सबसे निकट कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए अगर लोकसभा से आपको चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा से 30 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल या उपराज्यपाल बनना चाहते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि मुखिया का पद होता है, जैसे आपका जो है कि पंचायत समिति होता है, इसके लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। मतदान की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो 25 वर्ष और राज्यसभा से बनता है तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कावेरी नदी बहती है। तो देखिए कावेरी नदी जो बहती है फिर ये दक्षिण भारत की बहने वाली नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। ध्यान रखिएगा आप सभी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में